नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज से हम दिल्ली सल्तनत शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला ये है कि हम लोग ऑनलाइन कब से पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से हम स्टार्ट करें ऑनलाइन, और किसी भी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं पूरा व्यवस्था बनाने में। और दूसरा एक क्वेश्चन आया था अंबर मिश्रा जी का कि सर खिलजी डायनेस्टी पढ़ा दीजिए, तो उनको मेरा यही जवाब है कि हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं, गुलाम वंश में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। गुलाम वंश जैसे ख़त्म होगा, गुलाम डायनेस्टी ममलूक डायनेस्टी जैसे ख़त्म होगी, सीधे हम विस्तार से खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज जो हमें पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। आज हमको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से 1526, यानी 1206 से 1526 तक का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में जो पिछले हमने वीडियो कवर किया था उसमें जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में, और उसके पश्चात क्या हुआ कि उसके साम्राज्य को लेकर उसके दासों में एक विभाजन होगा, जिसमें यलदौज को गजनी का साम्राज्य मिलेगा, नासरुद्दीन कुबाचा को जो मिलेगा सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिलेगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का उसको जो साम्राज्य होता है वो मिलता है। तो भारत में जो साम्राज्य दिल्ली सल्तनत अभी बनेगी उसकी बात विस्तार से करने से पहले थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जानना जरूरी है कि दिल्ली में क्या व्यवस्था थी तुर्कों के आक्रमण से पहले और बाद में क्या बनी। तो गुलाम डायनेस्टी पर पहुंचने से पहले कुछ दिल्ली की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। काफ़ी कुछ मैंने लिख रखा है जिससे मुझे लिखना नहीं पड़ेगा पढ़ाते टाइम, तो समय बच जाएगा। तो सबसे पहली अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की, क्योंकि अब दिल्ली का हमको विस्तार से अध्ययन करना है। पूरा मेडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में हमें विस्तार से दिल्ली का अध्ययन करना है, चाहे वो सल्तनत एरा हम पढ़ें या मुग़ल एरा पढ़ें, दिल्ली केंद्र में रहेगा। यद्यपि एक दो बार केंद्र से हटेगा, लेकिन जो मैक्सिमम फोकस रहेगा वो दिल्ली पर रहेगा। तो दिल्ली को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो फाउंडर थे, वो संस्थापक थे, वो तोमर वंश के शासक आनंग पाल तोमर, या इन्हें ही बिलान देव भी कहते हैं। बिलान देव यानी अगर इंग्लिश में लिखें तो बिलान देव, और अगर हिंदी में लिखें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं बिलान देव। तो पहला पॉइंट यह है कि दिल्ली के जो संस्थापक थे वो तोमर वंश के शासक थे, जिनका साम्राज्य दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्रों में फैला हुआ था, और ये आनंग पाल तोमर जी थे। इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। साथ ही साथ आनंग पाल तोमर जी ने लाल कोट फोर्ट की या लाल कोट दुर्ग की स्थापना भी की थी, और दिल्ली में ही आनंग पाल एक जलाशय बनवाया था। एक आनंग पाल, आनंग ताल, ताल में समझते हैं आप लोग जलाशय होता है, तो इन्हीं आनंग पाल तोमर जी ने लाल कोट दुर्ग बनवाया और क्या बनवाया, आनंग ताल बनवाया। अब अगर हम दूसरी बात करें कि दिल्ली के और बहुत से नाम जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, दरअसल उनकी बात अगर हम कर लें तो दिल्ली को ही हम इंद्रप्रस्थ नाम से भी जानते हैं। तो दिल्ली का एक नाम इंद्रप्रस्थ हो गया। दूसरा हम योगिनीपुर या योगिनीपुरा के नाम से भी जानते हैं दिल्ली को। इसके पश्चात हम कुव्वत उल इस्लाम के नाम से भी जानते हैं। जब तुर्कों ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया तो दिल्ली को इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली का खास तौर पे महत्व बढ़ने लगेगा, और इल्तुतमिश के टाइम पर ही दिल्ली को कुव्वत उल इस्लाम या हजरत दिल्ली बोला गया। क्यों? क्योंकि इस्लामिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस्लामिक जितने भी स्कॉलर या विद्वान थे दिल्ली में केंद्रित होने लगे थे। और इसके संदर्भ में एक इसामी का कथन भी आता है कि चीन, बुखारा, अरब, बगदाद, इन क्षेत्रों से लोग मधुमक्खियों की भांति दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगे। सेम वैसे ही जैसे एक दीपक के चारों तरफ कीट पतंगे आ जाते हैं। ये इसामी साहब का कथन है दिल्ली के बारे में। इसी तरह दिल्ली को बगदाद सेकंड बोला गया है। अब दिल्ली को बगदाद क्यों बोला गया है? क्योंकि बगदाद में खलीफा बैठता था, तो खलीफा का एक विशेष महत्व होता था, बगदाद का एक विशेष महत्व होता था, इसीलिए इसकी तुलना बगदाद से कर दी गई है, और विशेष महत्व के कारण ही दिल्ली को बगदाद सेकंड बोल दिया गया है। अब दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा कैसे? बहुत सारे संदर्भ में मत आते हैं, लेकिन एक मत ये आता है कि जो ये तोमर वंश था, जिसके शासक आनंग पाल तोमर साहब थे, इसके एक शासक होते थे ढिल्ली, और ढिल्ली के ही नाम पर दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ गया। तो तोमर वंश के शासक ढिल्ली के नाम पर वर्तमान जो दिल्ली है इसका नाम किसी ज़माने में दिल्ली पड़ा था।
तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो गई। अब हम देखेंगे कि दिल्ली से संबंधित हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं जिसे हमें दिल्ली का विशेष ज्ञान होता है और ये एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो बिजौली अभिलेख है, ये आप देख रहे हैं राजस्थान से मिला था 12वीं सदी में। और इससे हमको क्या मिलता है, इस अभिलेख में यानी बिजौली या इस इंस्क्रिप्शन या अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है, इस बिजौली इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश के शासक विग्रहराज द्वारा दिल्ली की विजय की, यानी चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने दिल्ली की विजय की थी और बिजौली अभिलेख से हमें उसी विजय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक पालम बावली अभिलेख भी मिलता है जिस 13वीं सदी का 13th सेंचुरी का, और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि दिल्ली का जो निर्माण था वो उधारा नाम के एक व्यक्ति ने किया था। और इसी अभिलेख में यानी पालम बावली अभिलेख में ही गोरी से मोहम्मद गोरी से बलबन तक का जो शासक हैं इनको शक कहा गया है, यानी इनको क्या संज्ञा दी गई है, शक की संज्ञा दी गई है। तो दो चीज़ें हमको यहाँ से पता चली। अब अगर हम तीसरे इंस्क्रिप्शन या अभिलेख की बात करें तो एक सरबन अभिलेख हमें मिलता है और ये 14वीं सदी का है, 14th सेंचुरी का है। और इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि इस अभिलेख में दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क कहकर संबोधित किया गया है, यानी तुरुस्क कहा गया है, जिसका मतलब तुर्क से लगाया जा सकता है कि तुर्क लोग भारत में आए, उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये याद रखिएगा, दिल्ली से संबंधित अभिलेख पूछे जा सकते हैं। तो बिजौली अभिलेख, पालम बावली अभिलेख और सरबन अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली पर अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से, जो कि चौहान वंश के शासक थे, उनसे पराजित हो जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि 1191 में पराजित होते हैं और 1192 ईस्वी में क्या होगा कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाएंगे और दिल्ली पर क्या हो जाएगा, तुर्कों का नियंत्रण हो जाएगा, टर्क्स का जो होगा कंट्रोल हो जाएगा। और 1103 ईस्वी में क्या करते हैं, वो कैपिटल बना लेते हैं, यानी जिन तुर्कों ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो कि चौहान वंश के शासक थे और जिनका साम्राज्य दिल्ली, अजमेर, हरियाणा वाले क्षेत्र में था, उनको पराजित करके 1193 ईस्वी में अपने साम्राज्य की राजधानी भारत में क्या बना दी, दिल्ली बना दी। तो ये थोड़ा सा जानने लायक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, क्वेश्चन गलत होता है। अब हम बात करेंगे कि दिल्ली के 7 नगरों की बात होती है कि 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली के वो 7 सिटीज़ या 7 नगर कौन से थे जिनका विशेष महत्व होता है, जिनका विशेष महत्व है इतिहास में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात अगर कर लें कि दिल्ली की, तो आपको पता होगा कि दिल्ली का जो भारत का साम्राज्य वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला राय पिथौरा या किला राय पिथौरा भी इसको बोलते हैं, किला राय पिथौरा बोलते हैं। और राय पिथौरा किसको बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान जी को बोलते थे। और उनका एक किला था, उसके चारों तरफ मेहरौली नामक एक किला बनवाया गया या मेहरौली नामक एक दुर्ग बनवाया गया। और इसी मेहरौली दुर्ग को दिल्ली का प्रथम शहर कहा गया। यानी अगर पूछा जाए कि दिल्ली का प्रथम शहर कौन था तो मेहरौली था। और किसने स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश के टाइम पर दिल्ली का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। इसका बहुत सारे कारण थे। इसका कारण यह था कि इल्तुतमिश ने जो दिल्ली में आप देखोगे राजनीतिक संरचना की स्थापना की, जैसे इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से 1229 में सुल्तान आज़म की उपाधि धारण कर दी थी और दिल्ली को क्या बना दिया था, दिल्ली को सल्तनत बना दिया था। सल्तनत का मतलब क्या होता है कि दरअसल शरीयत में सुल्तान शब्द का कुछ भी उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे ही इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार हुआ तो खलीफा, जो कि इस्लामिक जो उत्तराधिकारी था, हज़रत मोहम्मद के उत्तराधिकारी जिन्हें हम खलीफा बोलते हैं, उनके लिए दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना आसान नहीं रह गया। इसलिए ये सुल्तान का कॉन्सेप्ट आया कि दूर के क्षेत्रों में नियंत्रण सुल्तान करेगा। ये सुल्तान जो होता था या व्यक्ति होता था, जो शासक होता था, ये खलीफा के से अपने पद की स्वीकृति मांगने की सिफारिश करता था। और अगर उसको खलीफा से स्वीकृति मिल जाती थी तो जहाँ पर वो बैठता था, यानी खलीफा से स्वीकृति जो मिलती थी, उसको खिल्लत बोलते थे। और जब अगर किसी शासक को खिल्लत मिल गई तो वो सुल्तान हो गया। और अगर वो सुल्तान हो गया तो जहाँ पर वो बैठेगा उसको क्या कहेंगे, सल्तनत कहेंगे। तो इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा से क्या मिल गई, खिल्लत मिल गई, अनुमति मिल गई
और इसीलिए इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा प्रभाव भारत में रहा वो राजनीतिक रहा कि वो सुल्तान की उपाधि उसने धारण कर ली। इसके साथ ही साथ इल्तुतमिश ने भारत में हम देखेंगे कि जो प्रशासनिक संरचना की नींव होगी वो इल्तुतमिश डालेगा। तुर्क चहलगानी दल चालीसा का गठन करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं वो राज्य में बनाएगा, सारे पद बनाएगा, ठीक है, अपने विश्वास पात्र लोगों का एक दल बनाएगा, सब कुछ इल्तुतमिश करेगा। तो प्रशासनिक महत्व जो दिल्ली को मिला वो भी इल्तुतमिश ने प्रदान किया। और अगर हम सांस्कृतिक या कल्चरल इम्पोर्टेंस या इम्पैक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के टाइम पर ही शासक मंगोल शासक था चंगेज़ खान, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था। क्रूर शासक से मतलब क्या हुआ कि उसके दरबार के या दरबारी मंत्री या कलाकार बहुत ही परेशान उससे रहते थे, और जब वो परेशान रहते थे तो भाग भाग कर भारत आते थे। और जब भारत भाग भाग कर आते थे, क्योंकि इल्तुतमिश एक योग्य शासक था, तो भारत वो जब भाग कर आते थे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत में जो सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि विद्वान आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, तो कल्चरल जो एडवांटेज या हम कहें कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है भारत का वो बढ़ गया। इसीलिए इल्तुतमिश के टाइम पर दिल्ली को क्या कहा गया? हजरत दिल्ली कहा गया। और इसामी का एक प्रसिद्ध कथन है कि इल्तुतमिश के टाइम अरब, खुरासान, चीन, बगदाद इन क्षेत्रों से लोग मधुमक्खियों की भांति भारत की तरफ चल दिए। और इसामी ने आगे कहा कि ये ऐसा ही था जैसे कभी किसी दीपक के चारों तरफ कीट पतंगे भागते हैं, यानी दीपक क्या था? दिल्ली, और आने वाले लोग कीट पतंगों से उनकी तुलना की गई थी। इसी तरह हम देखें एक शासक आएगा, कौन? बलबन। और बलबन जो भारत में द्वितीय इलबारी वंश की स्थापना करता है। तो बलबन क्या करेगा? बलबन की अगर हम बात करें, इसके वंश को बलबनी वंश भी बोलते हैं। इसने दिल्ली की सुरक्षा के लिए भोजपुर, पटियाली, काम्पली और जलाली, इन चार दिल्ली के चार कोनों पर इन 4 किलों का निर्माण कराया था, यानी भोजपुरी, पटियाली, काम्पली, जलाली। तो बलबन ने दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 4 कोनों पर 4 किलों का निर्माण किया था। जैसा कि आपको पता होगा या आगे हम पढ़ेंगे कि बलबन जब भारत का शासक बना तो बलबन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके टाइम पर बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, चाहे वो मेवातियों का रहा हो या कटेहरों का रहा हो या अवध का रहा हो या पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है वहाँ पर विद्रोह हुए। तो उसने क्या किया? सबसे पहले साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया और क्या किया? दिल्ली की सुरक्षा के लिए 4 कोनों पर 4 किलों का निर्माण कराया। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दिल्ली में एक किले की स्थापना की जिसे सीरी फोर्ट या सीरी का किला कहते हैं, और इसे ही दिल्ली का द्वितीय शहर या सेकेंड सिटी कहा गया है। बरनी ने सीरी के किले को ही शहर ए नौ या नौ नगर की संज्ञा दी है। तो दिल्ली के जो दूसरी सिटी थी वो कौन सी थी? वो थी सीरी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तीसरी मतलब नेक्स्ट पॉइंट की, तो गयासुद्दीन शाह तुगलक, जो कि क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था। तो गयासुद्दीन शाह तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की, और ये दिल्ली का तीसरा शहर कहलाया। पहले जो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले ममलूक वंश आएगा, उसके बाद खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन शाह तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया जिसे दिल्ली का तीसरा शहर कहा गया। इसी तरह अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर बसाया जिसे दिल्ली का चौथा शहर कहा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित जहाँपनाह नगर दिल्ली का चौथा शहर कहा गया। अगर हम तुगलक वंश के एक और शासक की बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने यमुना के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया और इसे दिल्ली का 5वां शहर कहा गया है। और फिरोजाबाद जो नगर उसने बसाया था, इसी फिरोजाबाद नगर का वर्तमान नाम फिरोज शाह कोटला है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो हम देखेंगे कि मुगल काल में सूर्यवंश की स्थापना होगी। इस सूर्यवंश में जो इसका संस्थापक था शेर शाह सूरी, वो मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करेगा और दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना करेगा। और इसी समय ये शेरगढ़ का किला बनवाएगा या दिल्ली शेरशाही की स्थापना करेगा, और इसे ही क्या कहा जाएगा? इसे दिल्ली का 6th सिटी या 6वां शहर कहा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि शाहजहां जब गद्दी पर बैठेगा तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना करेगा, और ये दिल्ली का 7वां शहर था। और ये बोला जाता है कि लास्ट कैपिटल ऑफ मुगल्स भी थी, यानी ये जो शाहजहानाबाद शहर था ये दिल्ली का क्या था? आखिरी शहर था। आखिरी शहर नहीं,
मुगलों की आखिरी राजधानी थी, लास्ट कैपिटल ऑफ मुगल्स। इसके अतिरिक्त भी आप देखोगे कि मुबारक शाह जो कि सैयद शासक था, उसने मुबारकाबाद शहर का निर्माण करवाया था यमुना के किनारे। हुमायूं ने दीन पना नगर बसाया था। तो ऐसे और भी दिखते हैं, लेकिन जो मुख्य 7 हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो ये 7 हैं, जिसमें पहला मेहरौली हो जाएगा, दूसरा सीरी हो जाएगा, तीसरा तुगलकाबाद हो जाएगा, चौथा जहानाबाद जहांपना हो जाएगा, और 5वां फिरोजाबाद हो जाएगा, 6वां शेरगढ़, 7वां शाहजहानाबाद। तो ये दिल्ली के 7 नगर हो गए। अब अगर हम उसके बाद दिल्ली की कहानी और बढ़ें तो हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा को जीत लिया था। कैसे? बोला जाता है कि लसवाड़ी एक जगह थी, लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिंधिया, जो सिंधिया परिवार आज आप भी देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में था, तो जो सिंधिया थे उनको लसवाड़ी के युद्ध में पराजित किया 1803 ईस्वी में, और दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा पर नियंत्रण कर लिया। उसके पश्चात अंग्रेज़ों ने क्या किया? दिल्ली को कैपिटल बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। कब? ये याद रखने वाली चीज़ है, इसकी घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में। क्यों हुई थी? क्योंकि इस समय इंग्लैंड के जो शासक थे जॉर्ज पंचम, वो भारत की यात्रा पर थे, और उनकी यात्रा के संदर्भ में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और उनके समय में ये घोषणा हुई थी कि दिल्ली अब भारत की कैपिटल होगी, और 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी, यानी इस जो घोषणा को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, या भारत की राजधानी बना दी गई दिल्ली। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि, और इस समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था गवर्नर जनरल, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्ट की बात करें, तो एडवर्ड लुटियंस को दिल्ली का स्थापत्यकार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली का स्थापत्यकार कौन था, तो आंसर क्या होगा? एडवर्ड लुटियंस का। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो थोड़ा सा हमें दिल्ली सल्तनत में प्रवेश के पहले कुछ सहूलियत प्रदान करेंगे दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए। तो सबसे पहला ये होगा कि ये कुछ गलत लिख गया है, नुसरत शाह होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में क्या कभी समानांतर शासन हुआ है, कि दो शासकों, एक कहीं और से शासन कर रहा हो और दूसरा कहीं और से? तो बिल्कुल हुआ है। तुगलक वंश का शासक जब नासिरुद्दीन महमूद था तो उसी समय नुसरत शाह समांतर शासन कर रहा था, यानी दो लोग शासन अलग अलग जगहों से कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया थी। रजिया किसकी पुत्री थी? रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश जब ग्वालियर के अभियान पर गया था तो उसने अपने जो दिल्ली की रक्षा का दायित्व या दिल्ली के प्रशासन का दायित्व रजिया को सौंप दिया था, और जब वो वापस आया उसने रजिया की बहुत सारी तारीफ सुनी, अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित कर दिया, सिक्कों पर अपने साथ रजिया का नाम भी अंकित कराया। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो हम देखेंगे कि ये जो रजिया हैं ये गद्दी पर नहीं बैठ जाएंगी। इल्तुतमिश की एक पत्नी तुर्कान बेगम प्रांतीय सूबेदारों के साथ षड्यंत्र करके अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ को गद्दी पर बैठा देंगी। रुकनुद्दीन फिरोज़ बहुत ही मतलब नशेड़ी प्रकृति का आदमी था, बोला जाता है बहुत उदार भी था। मिन्हाज ने बताया है, मिन्हाज उस सिराज ने बताया है कि वो उदार भी था, सरल भी था, सुंदर भी था, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वो नशा बहुत करता था। तो वो पैसे लुटाता था, नशा करके जानवरों पर बैठकर, हाथी घोड़े पर बैठकर पैसे लुटाता था। तो अंतिम में रजिया दिल्ली की जनता के पास लाल वस्त्र इसलिए धारण करती हैं क्योंकि लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता है। तो दिल्ली की जनता के पास न्याय का प्रतीक लाल वस्त्र धारण करके जाएंगी और कहेंगी कि मेरे पिताजी या आपके जो शासक थे, सुल्तान इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी मुझे घोषित किया था, लेकिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ और फिरोज़ को गद्दी दे दी गई। तो अंततः रजिया को क्या होगा? दिल्ली की गद्दी मिल जाएगी। और इसी संदर्भ में कहा जाता है कि रजिया का दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना एक समझौता था जो रजिया ने दिल्ली की जनता से किया था कि आप मुझे गद्दी दिलाइए, मैं आपकी जो भी आकांक्षाएं उन पर खरी उतरूंगी, और अगर नहीं उतरूंगी तो मैं हट जाऊंगी। तो रजिया बनेगी। और पहली बात ऐसा देखोगे आप कि दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में, शासक को गद्दी पर बैठाने में मिल्लत ने अपनी भूमिका निभाई। मिल्लत मतलब जन समूह या पब्लिक ने अपनी भूमिका निभाई। तो कोई ऐसा शासक जिसको क्या मिल जाए, जिसको खिल्लत भी मिल जाए और मिल्लत भी मिल जाए, तो पूर्ण शासन होता था। खिल्लत किससे मिलती थी? खलीफा जब उसको उसके पद की स्वीकृति प्रदान कर देता था, तो उसको सुल्तान पद की स्वीकृति प्रदान कर देता था, तो उस लाइसेंस को खिल्लत बोलते थे। और जब जनता समर्थन कर देती थी
तो मिल्लत बोलते थे उसे, जनता के समर्थन को मिल्लत बोलते थे। अब बात आती है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सर्वाधिक शासन किया। तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? सबसे ज़्यादा शासन तुगलक वंश ने किया था। गयासुद्दीन शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। इसके अन्य मुख्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक होंगे। और इसका जो शासनकाल रहा था वो 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। उसके बाद अगर देखें सबसे कम किस वंश ने, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। सबसे कम शासन किस वंश ने किया था? तो सबसे कम वंश शासन जलालुद्दीन खिलजी वाला, अलाउद्दीन खिलजी वाला खिलजी वंश ने किया था और इन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि किस सुल्तान ने मैक्सिमम रूल किया या मैक्सिमम शासन किया? तो बहलोल लोधी ने 38 साल तक शासन किया था, जो लोधी वंश का संस्थापक था। और ये वंश जो था ये अंतिम वंश था, क्योंकि इसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो बहलोल लोधी जो थे इन्होंने 38 वर्ष तक शासन किया था। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्ष तक शासन किया था। तो सेकंड नंबर पर फिरोज शाह तुगलक थे 37 साल। उसके पश्चात अगर हम देखें कि दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे शासक थे जिन्हें बोला गया कि हिंदू माता से उत्पन्न थे वो, और ऐसा अक्सर इसलिए भी इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप देखोगे कि इनके ऊपर मतलब इनके मन में ही ये रहता है कि मैं हिंदू माता की संतान हूँ, तो कहीं मेरे ऊपर ये आरोप न लग जाए कि मैं हिंदुओं का पक्ष ले रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ऐसे शासक और ज़्यादा क्रूर मिलेंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले हम देखें। सबसे पहले ये खिलजी वंश के टाइम पर ये गद्दी पर बैठा था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, लेकिन ये माना जाता है कि ये खिलजी वंश का शासक नहीं था, ये भारतीय मुसलमान था, कन्वर्टेड मुसलमान था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये था गयासुद्दीन शाह तुगलक। अगर गयासुद्दीन शाह तुगलक की बात करें, तुगलक वंश की स्थापना की थी और ये भी हिंदू माता की संतान था। गयासुद्दीन शाह तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक भी हिंदू माता की संतान था। और आप देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक अपने इस दोष को, या दोष कहना उचित नहीं है, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि उसके मन में हिंदुओं के लिए कोई खास जगह नहीं है, बहुत ही विध्वंसक कार्य कराएगा। आप देखोगे कई मंदिरों का विध्वंस करवाएगा, तो एक ये भी था। उसके बाद हम देखेंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो कि लोधी वंश का शासक था। तो लोधी वंश का जो शासक सिकंदर लोधी होगा, आप देखेंगे कि ये भी हिंदू माता की संतान था और इसके कृत्य भी कुछ ऐसे थे कि ये प्रूफ करना कि मैं हिंदुओं के प्रति आकर्षित नहीं हूँ या हिंदुओं से मेरा कोई खास संबंध नहीं है, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। तो इन्होंने भी वही प्रयास किया। अब बात आती है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य किसके टाइम पर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पीसीएस में, विभिन्न राज्यों के जो पीसीएस सिविल सेवा परीक्षा उनमें पूछा जा चुका है। तो जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। और इस समय पर कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे सल्तनत में। तो सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का रहा। तो ये पूरा आज हमने समझ लिया मोटे तौर पर कि दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली की कहानी समझी कि दिल्ली कैसे तुर्कों के नियंत्रण में आई। उसके पहले चौहान वंश का शासन था। उसके बाद हमने देखा कि स्थापना की थी दिल्ली की तोमर वंश के शासकों ने। उसके बाद हम देखेंगे 1193 में ईस्वी में तुर्कों ने दिल्ली पर नियंत्रण किया, अपनी राजधानी बनाई। 1192 में नियंत्रण किया था, 93 में राजधानी बनाई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर 1803 ईस्वी में अंग्रेज नियंत्रण करेंगे और दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा को जीतेंगे। और उसके पश्चात 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा होगी अंग्रेजों के द्वारा। और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय दिल्ली राजधानी बन जाएगी। तो हमने ये दिल्ली का इतिहास समझा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ से सीधा प्रवेश कर जाएंगे दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम डायनेस्टी थी, जिसे हम ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं, गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं, और हम समझेंगे इलबारी तुर्क डायनेस्टी भी बोलते हैं। हम समझेंगे कि इसका वास्तविक नाम क्या होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हिस्ट्री की आएगी उसमें हम गुलाम वंश को या ममलूक वंश से स्टार्ट करेंगे सल्तनत की, और ये पूरा हम पढ़ेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कोई एग्जाम भी इससे अछूता न रह जाए, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, आईएएस पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम्स हो। आप बस वीडियो देख लें और थोड़े से नोट्स बना लें तो आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी रही। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर सुरक्षित रहिए और परिवार की सुरक्षा कीजिए और कोशिश करिए
कि विटामिन सी वाली चीज़ों को अधिक से अधिक सेवन करिए उनका, क्योंकि वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगी। और इस बीमारी का जो चल रही है कोरोना जैसी बीमारी, इसका जो सबसे अच्छा इलाज तो कोई है ही नहीं मुख्य तौर पर। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ऐसा बना सकते हैं कि वो उससे लड़े। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करिए, नींबू पानी पीजिए, आंवले खाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। खैर, तो अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।